Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I'm Suman ma'am. Welcome to all. So class, today we read chapter number 3 Democracy in Action. तो क्लास 7 आज जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से एक्शन में आती है। और डेमोक्रेसी जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। जैसा कि हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। एंड जस्ट रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज। हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, और हमारे वेलफेयर के लिए अगर वो काम करती है, पूरा देश जो आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारा जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। हमसे पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन हमने जनसंख्या में तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। अगर अब हम बात करें कि हम हमारा चुनाव क्यों करते हैं, हम हमारे नेता का चुनाव क्यों करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है हम सभी की राज करें, हम सभी नेता बन जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या है, जो चुनाव लड़ना चाहता है वो खड़ा होता है, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर वो जाके लोकसभा में हमारे लिए सरकार बनाते हैं और फिर वो उनको नियम को और कानून को लागू करते हैं। ये तो बात हुई थी चैप्टर पार्ट फर्स्ट में। अब हम बात करते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी जो है वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, और सिंपल जो मेजॉरिटी सिस्टम होता है ना, एक सरकार को बनाने के लिए उसके पास कौन कौन से तरीके से हम उनको वोट दे सकते हैं। तो जैसा कि वोट देने की बात हुई थी, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है उसमें क्या है कि हमने हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी 18 और 18 से आयु से ज़्यादा वाले जो बच्चे होते हैं वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, हमने ये बात करी। अब वो वोट किसे दे सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव, जिनको कि वो चुन सकता है, जिनको कि वो सरकार बनाने के लिए। अब सरकार भी हम दो तरीके से चुनते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब जो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम होता है कि कैंडिडेट्स टू विन द इलेक्शन, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ मैनी वोट्स, वो किस तरीके से और कौन कितने वोटों से जीता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है, कैसे वो जीतता है, और फंक्शन करने में उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं और वो उन पावर्स को कैसे यूज़ करता है। सो बिफोर वी रीड दिस टॉपिक, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, आप भूलिएगा नहीं। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं कि सिंपल जो मेजॉरिटी सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है, यानी कि आपको पूरे वोट, जो कि मीन्स सिक्योरिंग मोर देन हाफ, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस नेता के पास में सरकार बनाने के लिए पूरे के पूरे वोट हैं। लेकिन अब जो सिंपल मेजॉरिटी रहती है, तो सिंपल मेजॉरिटी यानी कि आपने वोट तो बहुत सारे हासिल करें, लेकिन अब जो सिंपल मेजॉरिटी है उसमें विनिंग कैंडिडेट मे बी और मे नॉट बी हैव सिक्योर मोर देन हाफ। यानी हमने बात करी कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अब मेजॉरिटी के नाम से, और एब्सोल्यूट यानी उसको पूरा पूरा हक है सरकार बनाने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी जो सरकार होती है उसको सिंपल मेजॉरिटी मिलता है, यानी सरकार बनाने से थोड़े से उसके पास वोट कम होते हैं, तो वो क्या होता है, वो मिली जुली सरकार बना लेते हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि टोटल वोट जो पूल करे गए हैं, मोस्टली कॉमन यूज बाय द सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इट इज़ यूज आर लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस, जो कि विधानसभा और किसमें, स्टेट असेंबली में देखने के लिए हमें मिलता है। अब कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, हमारा जो एरिया होता है जहाँ की वो नेता खड़ा होता है ना, तो अलग अलग भारत में एक साथ तो वोट देना और वोट लेना बहुत मुश्किल है। तो हमारे भारत को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है ना, ताकि आराम से काम हो सके, सुचारू रूप से कार्य हो सके। सो द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी refers to a terrestrial area which the elect or send a representative either, यानी एक जगह खास के रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर फिर पार्लियामेंट में भेजा जाता है या उसको स्टेट असेंबली में भेजा जाता है। और उनको किस नाम से जानते हैं, एन एमपी रिप्रेजेंट द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि पार्लियामेंट में जाते हैं और जो लोकसभा में जाते हैं, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
ठीक है। और while the MLA present an assembly constituencies in the विधानसभा, और जो मेंबर ऑफ लोकसभा, ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है यानी ये विधानसभा में जाते हैं, ठीक है। अब ऑफिसर्स जो होते हैं बेटा वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हमने ये कहा था कि फेयर होना चाहिए, उसमें कोई चिटिंग नहीं होना चाहिए इलेक्शंस में, और सभी कैंडिडेट्स को फेयरली चुना जाना चाहिए। और हमारी जो सरकार है वो एक व्यक्ति एक वोट पे निर्धारित करती है। अब ऑफिसर्स कैसे हैं, तो उनको भी इलेक्शन ड्यूटीज़ लगती है। आपने सुना है आपके पेरेंट्स की भी कभी कभी लगती होगी, है ना। आप पूछेंगे ना तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसे चुनाव में ड्यूटी लगती है ना। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ईवीएम मशीन्स को लेके जाते हैं, फिर वो जगह जगह जाके चुनाव केंद्र जो होते हैं वहाँ पे कंडक्ट कराते हैं, है ना। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो फेयर इलेक्शंस कराना चाहती है, और फेयर इलेक्शन तभी हो सकता है जब हम सभी उनका सहयोग करें। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है उसका एक ही काम होता है कि वो कंडक्ट करे, हमारे देश कंट्री जो है उसमें इलेक्शन को कंडक्ट करे और फेयरली करे। सो दिस इज़ द इंडिपेंडेंट। और अब आप ये देखिए बॉडी अहेड ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, जिसको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जाना जाता है, और इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, यानी अब राष्ट्रपति इनको प्रेसिडेंट करते हैं, यानी वहाँ पे कोई चिटिंग की गुंजाइश नहीं है। Under the CEC, various state election commissioners each are responsible for the election in their representative state, यानी अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना बच्चे, उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। अब उसके अंडर में क्या क्या काम होते हैं, उसके अंडर में काम होता है कि वो अपने जो भी स्टेट उसको इलेक्शन कमीशन के लिए दिया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे वो अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट कराए। So the election as the constituencies level and returning officers appointed by the election commission, और ये इलेक्शन कमीशन ही इनकी नियुक्ति करता है यानी इनको अपॉइंट करता है। इज द मेन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शंस, गो टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इलेक्शन ऑन द पेज नंबर 250, जैसा कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सो द 5 फंक्शन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो ईच पोलिंग बूथ हैज़ अबाउट 5 ऑफिसर्स, यानी आपने कभी आपके मम्मी पापा के साथ शायद आपको जाने का तो अंदर तो परमिशन होती नहीं है, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा होता है ना उसको गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पोलिंग बूथ पे सरकारी कर्मचारी बैठे होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स ऑफ द चार्ज ऑफ द पोलिंग बूथ, यानी सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी लेता है, और 4 अदर पीपल, और 4 जो उनके साथ और होते हैं वो पोलिंग ऑफिसर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये 5 जने जब जाएंगे तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी इनका जगह है वहाँ पे वो इलेक्शन हेल्ड करवाएंगे। आउटसाइड द पोलिंग बूथ पुलिसमैन ऑल्सो पोस्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और कभी कभी क्या होता है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोगों में 2 पार्टियों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो लड़ाई झगड़ा और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस भी बाहर तैनात होती है, ठीक है। अब जनरल इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, तो इलेक्शन जो होता है बेटा वो एवरी 5 ईयर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोकसभा इन सब की बात करें तो जनरल इलेक्शन बाय द इलेक्शन एंड द मिड टर्म इलेक्शन, अब वो कैसे होता है, द टर्म जनरल इलेक्शन इज यूज्ड व्हेन द इलेक्शन टेक प्लेस ओवर ऑल द कंट्री ऑन द स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज इन न्यू रजिस्टर, यानी अब जब न्यू रजिस्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक कंट्री में स्टेट लेवल पे इलेक्शन जनरल इलेक्शंस कराए जाते हैं, एंड दिस इंडिया द कंट्री वाइड इलेक्शन ऑल्सो कॉल्ड द पार्लियामेंट्री एंड लोकसभा इलेक्शन के नाम से इनको जानते हैं। और स्टेट वाइड जो इलेक्शन होते हैं वो असेंबली और विधानसभा इलेक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब दीज आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, और जो कि हमने कहा कि ये हर 5 साल में कराए जाते हैं। तो इफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डाइज or resign before completion of this term, it is election to be held to fill the particular seat। यानी अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी तो आता है कि भाई अगर कोई नेता बीच में ही मर गया, बीच में ही उनका निधन हो गया तो क्या होगा, तो वो सीट तो खाली हो गई। और अगर अब ऐसा होता है तो क्या हमें बीच में इलेक्शन कराते हैं,
क्योंकि वो सीट तो खाली हो जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ इलेक्शंस आर कॉल्ड द बाय इलेक्शन. तो इस तरीके के जो इलेक्शंस होते हैं उनको हमने किस नाम से पुकार लिया? बाय इलेक्शन. द पर्सन इलेक्टेड इन अ बाय इलेक्शन serves only the remaining period of the time left by the previous member or till the house is dissolved. यानी अगर समझ लिए भाई 5 साल का कार्यकाल होता है और 2 साल के बाद ही नेताजी का निधन हो गया, तो अब जो 3 साल हैं उसके लिए वो चुना जाएगा बाय इलेक्शंस के द्वारा. ठीक है. अब अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, अब कुछ सर्कमस्टांसेस भी होती है. तो द प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ 5 years एंड अदर फ्रेश इलेक्शन. क्या प्राइम जो प्रेसिडेंट में भी उनके हो सकता है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो डिसॉल्व कर दे लोकसभा को पहले ही, तो द कंटिन्यूज अ न्यू हाउस, तो क्या वो एक नया हाउस बनाने के लिए तैयार रहेंगे? So although it is actually is a general election, people often refer to is a mid-term election. इनको हमने किस नाम से पुकारते हैं? इनको हम मिड टर्म इलेक्शंस के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य में कराए जाते हैं. एंड इट इज़ हेल्ड बिफोर टाइम, ये समय से पहले ही करा लिया जाता है जब ऐसा कभी डिसॉल्व होने की बात अगर आती है. सो द हाउस कंटिन्यूड बाय अ मिड टर्म इलेक्शन विल हैव अ 5 year टर्म. अगर बीच में ही इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या ये वापस 5 साल के लिए होंगे? Thus, legally, it is general election held in the midterm. The midterm elections are also held for the state assemblies. यानी जो midterm elections होते हैं वो as also held for the state assembly के लिए भी ठीक उसी तरीके से कराया जाएगा. So the election campaigning क्या होता है? अब election campaigning यानी अपने election का प्रचार करना. बहुत सारी पार्टियां हैं. एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरी कैंडिडेट ट्राइज टू रीच द मैनी वोटर्स एज पॉसिबल. आपको पता है अभी देखना, अभी चुनाव आने वाले हैं, अगर किसी भी स्टेट में अगर आने वाले हैं तो आप ये देखना कि चुनाव के समय में सारे नेता एक साथ नजर आते हैं और सभी कहेंगे हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम आपसे आपके लिए सड़क बनवा देंगे, हम आपके लिए बिजली ला देंगे, है ना, हम आपके टैक्स में इतना आपको रिबेट कर रहे हैं, हम गर्ल चाइल्ड के लिए स्कूलें खोल रहे हैं, हम आपके लिए जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओपन करेंगे. होता ना. तो ये सारे वादे करते हैं वो लोग, है ना, वोटर्स को लुभाने के लिए, अपील करते हैं वोट देने के लिए. तो कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग मीटिंग्स कराई जाती है, उनके सपोर्टर्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं और फिर वो ट्रेडिशनल तरीके से, है ना, अपनाते हैं तरीके. कैसे? अलग अलग पार्टियां टेलीविज़न, रेडियो, एसएमएस, बाय थ्रूइंग द एसएमएस और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अब वो क्या करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं. और फिर उसमें क्या करते हैं, बैनर्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, रोड साइड वो पोस्टर्स लगाते हैं. तो दे आर इंक्लूड इन द इलेक्शन कंपेनिंग. यानी इलेक्शन कंपेनिंग में वो सभी इनका यूज़ करते हैं. सो इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो इज़ अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द एवरी पार्टी. अब आप कहेंगे कि मैम इलेक्शन जो मैनिफेस्टो है वो तो हर हर पार्टी अपना अपना लेकर आती है बिफोर द जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन से पहले वो अपना एक पूरा पर्चा बनाती है जिसमें कि वो एक प्रोग्राम बनाती है फ्यूचर के लिए कि अगर वो पार्टी जीत जाएगी सो द वोटर्स कैन डिसाइड दे वुड बी लाइक टू वोट और नॉट. यानी वो एक ऐसा पर्चा बना के छाप के देते हैं कि हम आपकी सड़कें साफ करवा देंगे, आपके गली में पानी आ जाएगा, नलों में फ्रेश वाटर आएगा, है ना, अगर हम जीत जाते हैं तो विद इन 5 years हम ये काम कराएंगे. तो वो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो खूब सारी हैं. अब अलग अलग जगह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. ठीक है. तो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उसमें क्या आता है, इंडिविजुअल सिटीजन जो होते हैं रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमिश्नर, यानी इलेक्शन कमीशन में जाके वो रजिस्टर्ड कराते हैं अपना नाम. एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएशन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सिमिलर व्यूज और नेशनल इश्यूज. यानी एक ही जैसे इश्यूज को लेके वो वहाँ पे पहुँचते हैं. ठीक है. एंड हु शेयर सिमिलर व्यूज एंड नेशनल इश्यूज, इट इज़ अ वॉलंटरी बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल जॉइन इट टू इट्स देयर ओन. यानी अब आप ये देखिए, अगर मुझे मेरी सरकार से दिक्कत है, मुझे मेरी गले मोहल्ले में दिक्कत है, मुझे बेरोजगारी से दिक्कत है, मुझे पानी कम आने की समस्या है,
तो मैं क्या करूँगी, ये सिर्फ समस्या मुझे ही नहीं होगी, मेरे आसपास जो क्षेत्र हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं, उन सबको वो इसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे। जब वो इसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो हम सबका एक मत होगा, यानी हम सब एक ही चीज़ को पहचान रहे हैं, हम सब एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम में से ही एक को खड़ा करेंगे, ठीक है, और फिर उसको चुनाव के लिए तैयार कर लेंगे। अब जब हम उसे चुनाव के लिए तैयार करेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन में जाके अपना एक पर्चा भरेगा, ठीक है, और फिर वो हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, यानी वो हमारी बात को आगे जाके कहेगा अगर वो जीत जाता है तो फ्रीडम टू जॉइन अस, नॉट टू जॉइन पार्टी एंड जॉइन द पार्टी ऑफ देयर हर ओन चॉइस, यानी हर एक व्यक्ति को फ्रीडम होता है टू जॉइन द पार्टी और नॉट। बट हाउ कैन अ पर्सन डिसाइड विच वॉज, यानी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई आदमी कैसे काम करेगा। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक पार्टी होती है वो हम ज्वाइन कर सकते हैं। ईच पर्सन हैज़ देयर हर और हिज व्यूज अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू फेसिंग द कंट्री, यानी हर एक व्यक्ति के अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। अब आप ये देखिए, अगर कोई नौजवान है तो वो क्या कहेगा कि बेरोजगारी की समस्या हो रही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा एजेड होगा तो वो क्या कहेगा कि टैक्स कम करो, ठीक है, धार्मिक यात्राएं शुरू करो, ठीक है, और फिर वो क्या कहेंगे कि बुजुर्गों के लिए कुछ जगह सीटें मुफ्त भी करो, गाड़ियों में जाने के लिए, है ना, उनके बैठने के लिए। तो सबकी अपनी अपना इश्यू होता है, सबका अपना अपना व्यूज होता है, देखने का नजरिया होता है। So people will naturally like to join or support a party which holds similar views. और जहाँ मेरे थॉट्स और मेरी सामने वाली पार्टी के थॉट्स मिलते जुलते हैं तो मैं उसी पार्टी को वोट देना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बोलता है कि आपकी कॉलोनी में या आपके एरिया में हम आपको पानी फ्रेश वाटर देंगे, ठीक है, जो कि मेरी ज़रूरत है, वो कहेंगे कि हम आपको हॉस्पिटल्स देंगे, आपके नियर बाय स्कूल्स बनेंगी, आपके नियर बाय हम सड़कें बनवा देंगे, और ये फेस मैं कर रही हूँ प्रॉब्लम, और अगर कोई पार्टी मुझे आके बोलती है कि हम ये सब काम करा देंगे, तो क्या होगा, मैं उस पार्टी पक्ष को चुनूंगी वोट देकर। क्यों? क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो मैं जो उनकी उम्मीदें हैं, मेरी उम्मीदें उन्हीं की बातों पर टिकी हुई हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसी सरकार को चुनना चाहूंगी। सो द ऑल voluntary association are not called the political parties, not only those the association which have gained to be political power, that is the democratic process is the political parties. A political party means the power to govern the country, यानी वो पार्टियां जो कि सरकार चलाने योग्य होती हैं। Every political parties try to contest the elections and many seats of the possible, और हर एक पार्टी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते ताकि वो एक सरकार बना पाए। और सरकार के लिए important the people to come together for the party and should have a certain degree of agreement and among themselves a majority policy। और हर कोई जानता है कि अगर किसी के पास majority अगर पावर होती है तो वो अपनी सरकार को बनाता है। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो भी क्या करता है, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं उनके जो लीगल जो होता है, डेमोक्रेटिक मीन्स द लीगल जो भी इनके पास पावर होती है उसको यूज़ करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इनके पेपर को कलेक्ट करते हैं। और ग्रुप दैट यूज फोर्स अ रिसोर्ट ऑफ द वायलेंस कैन नॉट बी टीम एंड अ पॉलिटिकल पार्टी। और जब वो पर्चा भरा जाता है तो उसमें क्या लिखवाया जाता है कि आपके द्वारा कोई भी सरकारी जो संपत्ति है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके द्वारा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सो फाइनली ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट प्रमोट टू नेशनल इंटरेस्ट। और अब वो सारी पार्टियों में जो नेता खड़े होते हैं चुनाव के लिए, वो सारे एक इशू लेकर खड़े होते हैं, है ना, हमारी बातों का। और वो क्या है, दे मस्ट नॉट इंकरेज क्रिटिसिज्म और अ कम्युनल फीलिंग, यानी वो सबकी एक जैसी फीलिंग्स को लेके चलते हैं, सबकी समस्याओं को एक साथ लेके चलते हैं। अब फंक्शन कैसे करेगी, तो जो फंक्शन होता है उसमें भी क्या होता है, हर पार्टी के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं कार्य, तो उसमें क्या है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके अलग अलग एम होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, और फिर वो एक्टिविटीज़ के द्वारा वो कैसे अपने पॉलिटिकल पार्टीज को जो सर्टन फंक्शंस होते हैं
उनको वो यूज़ करती है. So thanks for watching this video and don't forget to like and subscribe my channel. Thanks for watching.